दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के पहले ही दिन से मोल्दोवा यूक्रेन की मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा की सरकार ने यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश होने के बावजूद यूक्रेन के हजारों नागरिकों को अपने यहाँ शरण दी हुई है। और शायद इसी बात से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोल्दोवा से नाराज चल रहे हैं। बावजूद इसके मोल्दोवा सरकार ने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद देने का ऐलान कर रखा है। Ajunge până în Transnistria și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare. Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Evident, forțele de ordine își fac lucru pe malul drept, nu pot să ajungă pe malul stâng, dar chiar și așa încercăm să facem tot ce putem pentru a descuraja asemenea incidente și intenții de destabilizare. हालांकि यूरोपियन यूनियन ने मोल्दोवा को रूस के खिलाफ हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख को देखते हुए लगता है कि अगर 9 मई को रूसी सेना ने मोल्दोवा पर हमला किया तो वो महज कुछ ही घंटों में रूस के कब्जे में आ जाएगा। This is a defining moment for Moldova and for Europe. Russia's war against Ukraine has caused senseless suffering and pain, and the consequences do not stop at the Ukrainian borders. The consequences are global, from Russia's attack on international law to one of the biggest refugee crises since World War II, to rising food and energy prices. And Moldova has been particularly impacted by this war in your neighborhood, and it is exacerbating the existing crisis of COVID-19 and risks to your energy supply. मोल्दोवा यूरोप का सबसे गरीब देश है और गैस समेत कई संसाधनों के लिए रूस पर निर्भर भी है। दावा किया जा रहा है कि रूस को मोल्दोवा पर कब्जा करने में ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी और अगर एक बार मोल्दोवा पुतिन के कब्जे में आ गया तो वो उसका इस्तेमाल यूक्रेन को एक और मोर्चे से घेरने में करेगा। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के मोल्दोवा पर हमले के 3 मकसद हैं। मोल्दोवा पर कब्जे के साथ ही रूस को यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का मौका मिल जाएगा। इससे रूसी सेनाएं पश्चिम की ओर से यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट सिटी ओदेसा की ओर आसानी से बढ़ पाएंगी। ट्रांसनिस्ट्रिया से ओदेसा की दूरी महज 40 किलोमीटर है। मोल्दोवा पर कब्जे के बाद यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। इससे रूस मोल्दोवा को यूरोप के करीब जाने से रोक पाएगा। मोल्दोवा मार्च 2022 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। रूस पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन की और मदद का मतलब होगा इस क्षेत्र में और अशांति। इंडस्ट्री और कृषि क्षेत्र कमजोर होने की वजह से मोल्दोवा की जीडीपी का 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा की आबादी का 45% यानी 12 से 15 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। मोल्दोवा अपनी गैस की ज़रूरतों के लिए पूरी तरीके से रूस पर निर्भर है। 1992 में मोल्दोवा से अलग हुए ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ उसके रिश्ते तंग चल रहे हैं। वो ट्रांसनिस्ट्रिया जिस पर रूस का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। फिलहाल यूक्रेन जंग की आग में जल रहा है और इस जंग के रुकने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा नहीं जमा लेती, तब तक ये जंग जारी रहेगी। पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि 9 मई की अहमियत को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अब तक रूस यूक्रेन पर हमले को सिर्फ एक स्पेशल ऑपरेशन कहता आ रहा है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में 9 मई को रूसी सेना ने हिटलर की नाजी आर्मी को हरा दिया था। लिहाजा रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन की लॉन्ड्री में आग लगने से लाखों के चादर और दूसरे सामान जलकर राख हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया।
यूपी के कानपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां वहां पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बिहार के मुंगेर में सड़क पर चलती गाड़ी अचानक आग के लपटों में घिर गई। देखते ही देखते सड़क पर गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि गाड़ी में सवार लोगों ने वक्त पर कूदकर अपनी जान बचा ली। और इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन पहुंच गए और कनाडा के पीएम ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कनाडा के दूतावास पर अपने देश का झंडा भी फहराया। इसके साथ ही उन्होंने कीव और इर्पिन के तबाह इलाके का दौरा भी किया। रूस के हमले से तबाह हुई जगहों को देखा। तस्वीरें भी आप देखिए। जिस वक्त कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो वहां पर पहुंचे थे, ये यूक्रेन में कनाडा की एम्बेसी है, वहां पर वो पहुंचे। इर्पिन का उन्होंने दौरा किया और कीव में भी तबाह क्षेत्रों का दौरा किया। और जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 2 आतंकी मार दिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के करेरी इलाके में सुरक्षा बल ने एजाज अहमद नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल भी मिली है। हरियाणा के फरीदाबाद में खुले सीवर में गिरने से हुई एक आदमी की मौत के मामले में पुलिस ने नगर निगम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। पिछले महीने हरीश वर्मा नाम के एक आदमी की सीवर में गिरने से मौत हो गई थी। और इस बीच यूक्रेन की ताजा स्थिति और उसकी मदद के लिए G7 नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से G7 नेताओं की ये बैठक हुई थी। वर्चुअल तरीके से बैठक हुई और कड़े प्रतिबंध लगाने पर इसमें फैसला किया गया रूस के खिलाफ, ताकि सख्त से सख्त कदम उसके खिलाफ उठाए जा सके और किसी भी तरीके से रूस को भी एक तरीके से आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। और असनी तूफान को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी हुआ। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान असनी की रफ्तार और तेज हो गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही इन दोनों राज्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में एक स्टील फैक्ट्री में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर वहां काम करने वाले लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में 19 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी यूनियन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वहां पुलिस को तैनात कर दिया गया। बिहार के गोपालगंज में पुरानी रंजिश में बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और वहीं खार्किव में ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी कर रूसी सेना के एक सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया और बताया गया कि यह हमला 1 हफ्ते पहले किया गया था, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने अब जारी किया है, जिसमें रूस के सैन्य ठिकाने पर आसमान से बम बरसते और वहां ताबड़तोड़ धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें रूसी सेना के बेस पर बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आई, जिन पर अगले ही पल आसमान से ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने उस सैन्य ठिकाने पर एक और ताकतवर बम गिरा दिया और जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता दिखा। इसी तरह खार्किव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन ने रूस के एक और ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना के इस बेस पर हमले के लिए रॉकेट और गोला बारूद रखा था, जिन्हें बमबारी कर तबाह कर दिया गया। और राजधानी कीव में रूसी हमले कम होने के बाद विदेशी नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। जर्मन सांसद की प्रेसिडेंट बारबेल बेस ने भी कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने जर्मनी को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। इस मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। कई सारे प्रतिनिधि लगातार यूक्रेन अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि कीव का जो इलाका है वहां पर अब शांति बहाल कर ली गई है, स्थितियां नियंत्रण में है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन रविवार को अचानक यूक्रेन पहुंची और यहां उन्होंने यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का के साथ मुलाकात की। ज़ेलेंस्का और जिल की मुलाकात उजहोरदे कस्बे में हुई है और फरवरी में रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्का पहली बार नजर आई हैं। इस मुलाकात के बाद ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी का यूक्रेन आना काफी महत्वपूर्ण है। और रूस और यूक्रेन के बीच पिछले दिनों से जारी जंग की वजह से अमेरिका पहले से ही परेशान है और अब एक और मुसीबत अमेरिका के सिर पर आ गई है। अल-कायदा के नंबर 1 सरगना अल जवाहिरी के एक बयान ने अमेरिका के पुराने दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या जिंदा है अल-कायदा का सरगना? क्या अल-जवाहिरी की मौत की खबर झूठी थी? अमेरिका के दावों पर फिर उठे सवाल। अल-कायदा के सरगना के मारे जाने की सारी अटकलें एक बार फिर गलत साबित हुई हैं। अल-जवाहिरी की ओर से जारी बयान ने ये साफ कर दिया है कि अल-कायदा का चीफ अल-जवाहिरी अभी जिंदा है। जवाहिरी का ये नया संदेश साइट नाम के खुफिया समूह की ओर से जारी किया गया है। दावा है कि साइट नाम का ये संगठन आतंकी गतिविधियों पर नजर रखता है। हालांकि करीब 2 साल पहले आतंकी जवाहिरी के बारे में दावा किया गया था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अल-जवाहिरी के इस नए संदेश ने अमेरिका की सिरदर्दी और बढ़ा दी है। अपने नए वीडियो संदेश में अल-जवाहिरी अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है। अल-जवाहिरी का रूस यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी। वीडियो संदेश में अमेरिका पर वार। यूक्रेन पर हमले के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। इससे पहले भी अल-कायदा का सरगना अल-जवाहिरी अपने वीडियो संदेशों के जरिए अमेरिका समेत पश्चिम देशों के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है। अब उसके एक और बयान ने अमेरिका की परेशानी को और बढ़ा दिया है। इस बार अल-जवाहिरी का बयान रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर है। अपने बयान में अल-कायदा प्रमुख अल-जवाहिरी ने रूस यूक्रेन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। और बड़ी खबर आ रही है, शाहीन बाग में नहीं चलेगा बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आज एमसीडी की कार्रवाई नहीं होगी शाहीन बाग में। पुलिस ना मिलने से कार्रवाई को टाल दिया गया है फिलहाल। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे शाहीन बाग से, जहां पर कहा जा रहा था कि आज यहां पर नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। ऐसे में बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि फिलहाल एमसीडी की कार्रवाई टाल दी गई है। दरअसल पुलिस ना मिलने की वजह से ये पूरी कार्रवाई एमसीडी द्वारा टाल दी गई है। तो शाहीन बाग में अब बुलडोजर फिलहाल आज के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस सुरक्षा बल नहीं मिल पाए। तो ऐसे में उनकी उचित संख्या ना होने की वजह से एमसीडी की ये कार्रवाई आज नहीं होगी। एमसीडी ने अपनी इस कार्रवाई को टाल दिया है। और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, इस वक्त और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? हमें मिली है क्योंकि डीसीपी साउथ ईस्ट से हमने जब बात की कि क्या इंक्रोचमेंट यहाँ पर आज होगा, क्योंकि एमसीडी की तरफ से जिस तरह से तैयारियां दिख रही थी, क्योंकि इसी लाइन पर आगे जो है इंक्रोचमेंट को हटाया जाना था। और इसको लेकर यहाँ पर सीआरपीएफ की एक गाड़ी को भी आप देख सकते हैं, इसमें सीआरपीएफ के महिला और पुरुष जवानों की यहाँ पर तैनाती है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि उनके पास आज भी पर्याप्त फोर्स नहीं है, क्योंकि एमसीडी जब इंक्रोचमेंट करती है तो उसके लिए फोर्स भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां पर मुस्तैद रहती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त फोर्स नहीं है, और जिसकी वजह से वो आज यहां पर एमसीडी को फोर्स उपलब्ध नहीं करा सकती है। और इसी वजह से आज जो एमसीडी के बुलडोजर अभियान को चलना था उस पर नहीं मिल पाई, और कानून व्यवस्था बरकरार रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो फिलहाल एमसीडी की ये कार्रवाई शाहीन बाग में टाल दी गई है। और जिस आतंकी जवाहिरी के बारे में 2 साल पहले खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन इस बयान से साफ अब हो गया है कि अल-जवाहिरी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जहर भी उगल रहा है। इन सबके बीच सबसे अहम है संदेश जारी करने की तारीख। ओसामा बिन लादेन की मौत की 11वीं बरसी पर संदेश। संदेश में अमेरिका के खिलाफ उगला जहर। अपने नए संदेश में अल-जवाहिरी अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। अल-जवाहिरी का दावा है
कि 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान युद्ध की वजह से अमेरिका की हालत काफी कमजोर हो चुकी है और उसका प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। जवाहिरी ने कहा कि इराक और अफगानिस्तान में हार, 9/11 के हमलों के कारण हुई आर्थिक बर्बादी और कोरोना महामारी के बीच अमेरिका ने अपने सहयोगी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से रूस ने उसे अपना शिकार बना लिया। अब सुपर पावर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में रहा, अलकायदा के खिलाफ लड़ता रहा। ओसामा बिन लादेन को ढेर करने के बाद कई सालों तक अमेरिका अल जवाहिरी को ढूंढता रहा, लेकिन उसे पा नहीं सका। 2020 में अल जवाहिरी की मौत की खबर आने लगी, लेकिन जब उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में आई, तब भी अलकायदा ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। उस दौरान भी एक तबके ने इसे शक की नजर से देखा था। बाद में अमेरिका का अफगानिस्तान में अभियान ढीला पड़ता गया। अब अमेरिका भी अफगानिस्तान से निकल चुका है। ऐसे में अल जवाहिरी का बाहर आना अमेरिका के लिए नई चुनौती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज रूस अपना 77वां विक्ट्री डे मना रहा है। विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए मॉस्को में जबरदस्त तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि विक्ट्री डे परेड के संबोधन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर मॉस्को पर टिक गई है, क्योंकि कई सारी तैयारियां वहां पर इस विक्ट्री डे को लेकर की गई हैं और बड़े धूमधाम से इसको आज वहां पर मनाया जाना है। ये 77वां विक्ट्री डे होगा रूस का, लेकिन आज क्या बड़े ऐलान रूस की तरफ से पुतिन की ओर से होंगे, इस पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और विक्ट्री डे पर जहां रूस में बड़े जश्न की तैयारी है, वहीं यूक्रेन भी सतर्क है। यूक्रेन को डर है कि रूसी सेना कोई बड़ा हमला ना कर दे, लिहाजा राजधानी कीव की सड़कों पर सब कुछ बंद कर दिया गया है। कीव से हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर की रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें मैं राजधानी कीव से आपको दिखा देती हूँ। जगह जगह पर ब्लॉकेज की गई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकती है गाड़ी, सिर्फ लोग पैदल यहाँ पर चल सकते हैं। और ये ब्लॉकेज आपको कीव में अलग अलग इलाकों में नजर आ जाएगी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। लोगों में खौफ है, ज़ेलेंस्की को काफी ज्यादा डर है इसको लेकर के। जो उनके अधिकारी हैं वो बार बार दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर आज VIP मूवमेंट काफी ज्यादा है। साथ ही आम लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें। और सायरन की आवाज दिन भर में कई बार कानों में सुनाई देती है मिसाइल मूवमेंट को लेकर के, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो बंकरों में छिप जाए। यहाँ तक कि हमें भी कवरेज करने से रोका जा रहा है। आप देखिए कि ये जो सड़क है सूनी पड़ी है, यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा है, आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे कीव में जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लोग यहाँ पर आ रहे थे, लोग डरे हुए हैं कि क्या फिर से यहाँ पर हमले तो नहीं बढ़ जाएंगे। राजधानी कीव, जहाँ पर पिछले 10 दिनों में अभी तक कोई भी हमला